गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है शहीद कैप्टन डीके खोला चैनल्स में। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हम ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज से हम पेडागोजी ऑफ संस्कृत का अध्ययन करेंगे। संस्कृत का अध्ययन करने से पूर्व हमें संस्कृत भाषा के इतिहास के बारे में, उसके स्वरूप, उसकी विशेषताएं और उनके प्रकार के ऊपर प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और आज का हमारा प्रकरण क्या है? संस्कृत भाषा की अर्थ, परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं। जैसा जो भाषा शब्द है उसको हम ऐसे भी समझते हैं ना कि भाषा क्या है। सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में यही विचार आता है ना कि भाषा क्या है, तो हम इसको अपने शब्दों में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि जो भाषा होती है वो हम मनुष्यों के विचारों के विचार विनिमय का साधन है या फिर विचार को प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जिसके कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं ना, एक तो मौखिक होता है और दूसरा लिखित होता है। हम क्या कर सकते हैं, इसी मौखिक और लिखित इन्हीं रूपों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर भाषा के स्वरूप के या फिर इसके इतिहास के बारे में बात करी जाए तो कहीं ना कहीं यह भी लगता है कि भाषा का जो रहस्य है वो कैसा है। तो देखा जाए कि जो भाषा है वो जितने भी जीवधारी है ना, उनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जीवधारी है वो मनुष्यों को ही माना गया है और मनुष्यों का सर्वोत्तम स्थान है। इसीलिए जो भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है वो किसे मिला है? मनुष्यों को ही मिला है। और इसी भाषा के कारण मनुष्य को श्रेष्ठता की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन भाषा के लिए क्या होना आवश्यक है? भाषा के लिए मनुष्य का होना आवश्यक है। और भाषा एक मानवीय कलाकृति है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि भाषा भावों और विचारों की जननी है और उसको अभिव्यक्त करने का एक साधन एवं माध्यम है। और हम भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नतशील प्राणी बन चुके हैं और अपने बुद्धि तथा विचार और चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा के क्या बन सकते हैं? अधिकारी बन सकते हैं। जैसे हम भाषा का जब प्रयोग करते हैं या जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं तो उसके लिए मुंह के अंगों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उच्चारण से क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं और उनसे अक्षर तथा शब्दों से प्रकट कर सकते हैं। जैसे मनुष्य की अनुभूतियों को शाब्दिक और लिखित भाषा में प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए भाषा का क्या है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना भाषा के मनुष्य कुछ भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकता। ठीक है, ये थोड़ा बहुत भाषा के विषय में था। अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे भाषा के अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में कि भाषा का अर्थ क्या है। तो देखिए, भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के लिंगा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिह्वा अथवा संपर्क। जिह्वा यानी कि जीभ, संपर्क यानी एक दूसरे के संपर्क में आना। इसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत में भास धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश करना। इस प्रकार देखा जाए तो भाषा का क्या अर्थ होता है? विचारों का प्रकाशन। यानी कि भाषा मनुष्यों के विचार विनिमय का ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का स्थानांतरण करते हैं। इसको दो अन्य रूपों में भी वह प्रकट कर सकते हैं, एक मौखिक है और एक लिखित है। इसके अतिरिक्त दो अन्य रूप भी पाए जाते हैं, शारीरिक जिसे हम भौतिक कहते हैं फिजिकली, तथा मानसिक जिसे हम कहते हैं मेंटली। ठीक है,
ध्वनि को भाषा का शरीर माना जाता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा जो फेफड़ों से वायु निकलती है, इस ध्वनियों का उद्भव होता है। इसमें कंठ, तालु, दंत, जिह्वा व अन्य मुख काम आते हैं और उनका प्रतिघात होता है। वही वर्णों की अभिव्यक्ति के रूप में भाषा है, क्योंकि भाषा को जो विचार सामग्री है वही सार्थक बनाती है। अर्थात बोलते या सुनते समय मन में जो हमारे भाव या विचार उत्पन्न होते हैं ना, उसे ही हम क्या कर सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। यह वह मानसिक क्रिया होती है जो बोलने और सुनने के लिए क्या है, अति आवश्यक है। जैसे देखा जाए तो यह भी है कि भाषा के जो मनोवैज्ञानिक पक्ष माने गए हैं वो 4 माने गए हैं। एक सबसे पहले है श्रवण द्वारा मानसिक क्रियाएं एवं प्राप्त अनुभव, अर्थात जो हम सुनते हैं उसके सुनने के पश्चात ही हम जो अपना क्या करते हैं, अनुभव लेते हैं, उसके अंतर्गत हम कोई भी कार्य करते हैं। फिर है दूसरा बोलते हुए मानसिक क्रियाएं एवं उससे प्राप्त अनुभव। जब हम बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम मानसिक क्रियाएं भी कर रहे हैं और हम उससे कुछ ना कुछ अनुभव भी ग्रहण कर रहे हैं। तृतीय है हमारा पढ़ते हुए मानसिक क्रियाएं एवं उससे प्राप्त अनुभव। जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव हम ग्रहण करते हैं और उसके साथ साथ ही हमारी मानसिक क्रियाएं भी क्या होती है, चलती रहती है ना, यानी कि मानसिक गतिविधियां हम करते रहते हैं। और इसके बाद जो लास्ट है, फोर्थ है लिखते हुए मानसिक क्रियाएं एवं उससे प्राप्त अनुभव। जब हम लिखते हैं तो लिखने के साथ साथ हम उस चीज़ को अपने अंदर अभिव्यक्त करते हैं और उसके साथ साथ ही हम कुछ ना कुछ क्रियाकलाप भी करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। जैसे इसमें जो प्रथम 2 बताए गए हैं ना, वो जो इससे पहले बताया था मौखिक और लिखित, उन्हीं के 2 पक्ष हैं। जैसे जो हमारे 2 मौखिक पक्ष होते हैं उसके अंतर्गत हम किसे सम्मिलित कर सकते हैं, सुनना और पढ़ना, यानी कि ये हमारे ग्रहण पक्ष हैं, रिकैप्शंस कहते हैं जिसे। और जो द्वितीय है हमारा बोलना और लिखना, ये कौन से पक्ष हैं हमारे, अभिव्यक्ति पक्ष, जिसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं, है ना। इन्हीं दोनों पक्षों को लेकर ही जो हमारे मातृभाषा होती है, मातृभाषा शिक्षण में इन्हीं दोनों पक्षों पर बल दिया जाता है, ग्रहण व अभिव्यक्ति पर। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं संस्कृत शिक्षण की, वहाँ पर अत्यधिक जो बल दिया जाता है ना, वो ग्रहण पक्ष पर दिया जाता है, यानी कि सुनना और पढ़ना। खाली आपको लिखने और बोलने से नहीं होगा, आपको उस चीज़ों को सुनना भी पड़ेगा और आपको उनको पढ़ना भी पड़ेगा। इन्हीं दोनों इनमें से ग्रहण पक्ष पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, किस पर, संस्कृत में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। जैसे भाषा के बारे में महाकवि दंडी ने कहा है कि भाषा के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। उन्होंने अपने शब्दों में ऐसे भी बताया है, वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्ते, अर्थात यह भाषा ही होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने लोक व्यवहार की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसी के पश्चात जो महान हमारे भाषा विज्ञानी आचार्य भर्तृहरि, उन्होंने भी कहा है कि भाषा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है, इसके बिना सविकल्प ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात पतंजलि ने भी अपने महाभाष्य में लिखा है कि जिस ध्वनि से पदों के अर्थ प्रतीत हो वह सार्थक ध्वनि है तथा यह सार्थक ध्वनि ही भाषा है। भाषा के लिए किसी न किसी ध्वनि का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात कालिदास जी ने भी अपने रघुवंश में लिखा है, वागार्थो इम संप्रक्तौ, अर्थात ध्वनि वह होती है जो एक को दूसरे से जुड़े, अर्थात एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित, जिसे हम कहते हैं ना डिपेंडेंट, निर्भर रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना भाषा क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए भाषा के लिए ध्वनि भी अत्यंत आवश्यक है। ध्वनि और शब्द ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं,
भाषा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम कहीं हिंदी के जो महान हमारे रहे हैं साहित्यकार उनकी बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि जैसे सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, फिर रामचंद्र वर्मा ने भी कहा है कि मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अर्थात जिसके द्वारा हम अपने क्या कर सकते हैं, मन की बातों को प्रकट कर सकते हैं। उसी तरह स्वीट ने भी कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। जो भी शब्द हम बोल रहे हैं उसमें किसी न किसी ध्वनि की जो आवाज़ आती है वही क्या है, भाषा कहलाती है। ठीक है, फिर काव्यादर्श ने भी उन्होंने अपने उसमें बताया है कि यदि शब्द रूपी संसार ज्योति से इस संसार प्रदीप्त उज्ज्वलित कहते हैं ना जिसे प्रकाशित नहीं होता तब यह संसार अंधकारमय हो जाता। वास्तव में जितने भी विचारकों ने भाषा से संबंधित अपने विचार दिए हैं उनके कहने का यही अर्थ है कि मनुष्य अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को भली भांति केवल किसके माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। और हम संकेतों को अशाब्दिक भाषा और ध्वनि संकेतों को शाब्दिक भाषा कहते हैं। सार्थक ध्वनि संकेतों से क्या बनती है, भाषा बनती है, और निरर्थक ध्वनियों को हम भाषा नहीं कह सकते हैं, है ना। अर्थात भाषा क्या है, हमारे विचारों को या फिर इच्छाओं को प्रकट करने का एक साधन है या फिर एक माध्यम है। ठीक है, इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे भाषा की विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं और उसकी प्रकृति। ठीक है, सबसे पहले देखिए जैसे जो भाषा की कुछ विशेषताएं बताई गई है, क्योंकि भाषा में कैसे कैसे तत्व पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और उसकी प्रकृति के आधार पर ही भाषा की विशेषताएं भी निर्धारित की जाती है। जैसे जो भाषा होती है वो मानव मंडल का कैसा ध्वनिमय स्वरूप है जिससे भावों, विचारों तथा संवेगों की अभिव्यक्ति की जाती है। हमारे जो भी संवेग हैं, विचार हैं, उनको हम भाषा के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। फिर जो है भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति अर्थात यह ऐसी संपत्ति है जो स्वयं बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम इसको कहाँ से अचीव करते हैं, वातावरण से अचीव करते हैं। और जिस प्रकार हमारे वातावरण में जिस भी भाषा का प्रयोग किया जाता है हम उसी भाषा को अर्जित करते हैं। जैसे देखा जाता है कि जहाँ का वातावरण जैसा होगा, जहाँ का समाज जैसा होगा, वहाँ पर भी भाषाएं उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, इसके पश्चात है भाषा व्यावहारिक कुशलता है। जो भाषा होती है व्यावहारिक कुशलता कैसे है, क्योंकि जो ज्ञान की अपेक्षा ये कौशल का विषय है। इसे सीखने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है और हम भाषा अनुकरण के द्वारा भी सीख सकते हैं। जैसे नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का अनुकरण करके क्या करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं। यही कारण होता है कि हम मातृभाषा को अन्य भाषाओं से किसी तरह कहने का मतलब है जो मातृभाषा है उसको हम अच्छे से और शीघ्र सीख जाते हैं, क्योंकि हम प्रारंभ में उसी का अभ्यास करते हैं। तत्पश्चात हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोगों के संपर्क में आने के पश्चात हम अन्य भाषाओं का अनुकरण करना भी सीख जाते हैं। इसके पश्चात है भाषा प्रतीकात्मक होती है। प्रतीकात्मक अर्थात जो भाषा को है जब हम इसको लिखित रूप में लिखते हैं ना तो उसके लिए कुछ सिंबल
बनाए गए हैं प्रतीक या चिन्ह, इसके द्वारा ही हम भाषा को क्या करते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग भाषाओं की ध्वनि अलग होती है और उनको लिखने के लिए भी लिपि अलग होती है। हमने देखा भी है कि कहीं पर भी जो दो भाषाएं होती है उनकी मूल संरचना समान नहीं होती है। ठीक है, इसके पश्चात है भाषा मौखिक साधन है। मौखिक साधन थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। जैसे जब हम शैशवावस्था में होते हैं, प्रारंभ में हम मौखिक रूप में ही क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, और लिखित रूप में हम उसके पश्चात सीखते हैं, क्योंकि पहले हम अनुकरण करना सीखते हैं और तत्पश्चात हम सभ्यता और अपनी संस्कृति के अनुसार ही उसको लिखित रूप में लिखना प्रारंभ करते हैं। यही कारण होता है कि हम जो विश्व है उसमें कुछ अर्धविकसित जातियां भी है जहां पर लिखित रूप में भाषाएं प्रचलित नहीं हैं, अपितु सिर्फ मौखिक रूप में ही वहां मिलती है, क्योंकि वहां पर जो भाषा का विकास हुआ है वो सिर्फ मौखिक साधन के रूप में हुआ है, लिखित के रूप में नहीं हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात है भाषा समाज का चित्रण करती है। अब समाज का चित्रण कैसे करती है, जिस समाज में जैसे भाषा का उद्भव होता है उसी समाज में वह भाषा जिस प्रकार से क्या होता है, पुष्पित होता है या फिर जिस प्रकार से संवर्धित होता है, उस समाज का चित्रण भी वह करता है। जैसे समाज में विचार विनिमय का प्रमुख साधन भाषा ही होती है, और जैसा वहाँ का समाज होगा जैसे उसी के अनुसार वहाँ पर भाषा क्या होगी, पुष्पित और पल्लवित होगी, और भाषा का विकास भी निरंतर समाज के द्वारा ही होता रहेगा। ठीक है, इसके पश्चात है भाषा परिवर्तनशील है। भाषा तो परिवर्तनशील है, ये सभी को ज्ञात होगा, क्योंकि जो भाषा है वो समय समय पर बदलती है। इसका कारण ये भी होता है जो व्याकरण है उसके अनुसार ध्वनियाँ, उच्चारण, शब्द रूप हर स्थान पर बदलते रहते हैं। जैसे हम यहाँ से अगर अन्य स्थान पर जाएंगे तो वहाँ की भाषाएं अलग होगी, वहाँ का रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग होगा। कहते हैं ना कि जैसे देश वैसा भेष, या फिर जैसे देश की बोली होती है हमें उसी देश की बोली का अनुकरण करना होता है हम जिस स्थान पर जाते हैं अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। वैसे भी जो अन्य भाषाएं होती हैं वो लोगों के संपर्क में आने के कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है। और यही कारण है कि संस्कृत भाषा के रूप को हम स्थिर रखने के उद्देश्य से जो महाआचार्य पाणिनि थे उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि साहित्य में तो संस्कृत